नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की भूगोल और भूगोल में अध्याय 3 हम लोग शुरू कर रहे हैं और अध्याय 3 का नाम है अपवाह या हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रेनेज। तो हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमारी पूरी हो चुकी है। आप उसकी तैयारी में जुट जाइए, पढ़ते रहिए। कोई समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और भूगोल में भी हम अध्याय 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अध्याय 1 पूरा हो चुका है और अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जानेंगे भारत के अपवाह तंत्र के बारे में और आज हमारा लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम अपवाह की चर्चा करेंगे, ड्रेनेज की बात करेंगे और इसे आप लोगों को अपवाह ही पढ़ना है। अफवाह मत पढ़ लेना कि जैसे कोई अफवाह उड़ा देता ना, वो वाली अफवाह नहीं है। और यहाँ पे जब ड्रेनेज की बात होती है तो ड्रेनेज में हम कोई नाली या नालों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात होती है वो रिवर्स की होती है, नदियों की बात होती है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये किसके बारे में है? ये नदियों के बारे में। और देखिए आप सीक्वेंस देखिए, जो पहला चैप्टर हमारा भूगोल का था उसमें हमें भारत की स्थिति बताइए। भाई भारत की स्थिति कहाँ पर है? भूमध्य रेखा से ऊपर है, नीचे है, दक्षिण में है, उत्तर में? पहले उसकी स्थिति बताइए। उसके बाद भारत का भौतिक स्वरूप बताया कि भाई भारत का भौतिक स्वरूप कैसा, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है, कौन सा तटीय रेखा है, क्या द्वीप समूह, वो हमें बताया। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे रिवर्स की, नदियों की हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? जलवायु की, जो क्लाइमेट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब अपवाह का मतलब समझ लेंगे। फिर भारत में जो अपवाह तंत्र है या हम कह सकते हैं ड्रेनेज जो सिस्टम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत का ड्रेनेज सिस्टम मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो भारत में नदियां बहती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हिमालय की नदियां पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदियां हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद झीलें पढ़ेंगे। झीलों के बाद अर्थव्यवस्था में महत्व किसका? नदियों का। रिवर्स का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी जानेंगे। और फिर फाइनली जो इंसान सबसे ज्यादा कर रहा है प्रदूषण, तो नदियों में भी क्या किस प्रकार से प्रदूषण को फैलाया जा रहा है और नदी प्रदूषण किस प्रकार से घातक है, हानिकारक है, वो भी जानेंगे। ये पूरा चैप्टर का फ्लो है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है ना? आगे की सोचने से पहले आज की सोच लेनी चाहिए हमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, अपवाह शब्द को समझेंगे। उसके बाद भारत में अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। फिर हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इन दोनों के बीच में आज सिर्फ हम लोग अंतर देखेंगे। डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को, उस अंतर को हम लोग देखेंगे। बाद में फिर हिमालय की जितनी भी नदियां हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उनके बारे में पूरा विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनके बारे में भी हम लोग पूरा विस्तार में पढ़ेंगे। ओके। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है, नीचे से नदियां बहती जा रही है और ये बिल्कुल क्या है, जो शहर है वो बसा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अब सबसे पहले समझते हैं अपवाह या ड्रेनेज होता क्या है। अपवाह एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। मतलब सीधा सा यहाँ पर यह है कि जो एक नदी का तंत्र है, अब नदी का तंत्र या एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता क्या है? पूरे ड्रेनेज सिस्टम का या एक नदी तंत्र का मतलब क्या होता है? एक नदी काफी इलाकों से, काफी एरियाओं से बहती हुई जाती है, तो जो उसका पूरा जो वो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से वो बहती हुई जा रही है, निकलती हुई जा रही है, उस क्षेत्र को वो क्या है? अपवाह है। तो एक क्षेत्र के नदी तंत्र, जो एक क्षेत्र का जो नदी तंत्र है, जो एरिया है, जो नदी बह रही है, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो वो क्या है? अपवाह है। अब ये जो मेन नदी है, इस नदी में कोई बीच में छोटी नदी आकर के जाएगी, वो इसमें जुड़ जाएगी और फिर एंडिंग में जाता है तो ये अलग अलग भागों में बंट करके ये या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। तो अपवाह क्या है? एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो जो रिवर सिस्टम है या ड्रेनेज सिस्टम है, एक एरिया का जो रिवर सिस्टम है, इस एरिया में कौन सी रिवर बह रही है, कौन सी मिल रही है, कौन सी गिर रही है, उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वो क्या है? अपवाह है। विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अब हम सभी जानते हैं कहीं से ये छोटी सी धारा बहती हुई आएगी, कहीं से ये बहती हुई आएगी, कहीं से ये, फिर ये सब क्या करती है? एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। और ये बड़ी नदी बहती जाती है, फिर इसको बीच में कोई नदी मिलेगी, फिर कोई छोटी धारा आ जाएगी, फिर वो मिल जाएगी और ये सब मिलकर के क्या करती है? एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। तो अब जैसे ये नदियां बहती हुई आ रही है, अब इसको कहीं पर ये नदी मिली, कहीं पर ये नदी मिली और ये बड़ी नदी का निर्माण हो गया। और फाइनल में अंत तो किसी सबका होता ही है। इनकी शुरुआत भी हुई है, कहीं जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत भी होगा। तो अंत क्या होगा? ये कहीं पे जाकर के गिर जाएंगी। कहाँ पे गिरेंगी? या तो किसी झील में, किसी समुद्र में या महासागर में। मतलब फाइनली यहाँ गिरी है तो वो यहाँ और यहाँ तो यहाँ, फिर वो महासागर में जाकर के गिरी जाती है। जैसे कि भारत की नदियों की मैं बात करूँ, अगर आप भारत देखेंगे तो इधर तो क्या है? बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो या तो अरब सागर में आकर के गिर जाएंगी या वो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाएंगी। और फिर नीचे क्या है? हिंद महासागर, तो ये मिक्स हो जाएगा। तो
अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद हिंद महासागर में। तो ये जितनी भी नदियां उनका निकास मतलब जो एग्जिट होता है वो कहीं ना कहीं एक बड़े जलाशय में हो जाता है। अब जानते हैं अपवाह द्रोणी। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी कहते हैं, या इसे इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके पूरे चैप्टर में बार बार आएंगे कि ये इस नदी की द्रोणी है, जैसे हम नर्मदा द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे, हम तापी द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे। ये द्रोणी जो शब्द है इनको आप एक एक वर्ड आज ही अपन लोग एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार ही हम आज इनको समझ लेंगे, फिर आगे तक ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। देखिए अपवाह द्रोणी है क्या। अब जैसे कि ये नदी एक बड़ी नदी है, ये बहती हुई आ रही है, ओके। अब यहाँ पर ये नदी आकर के इससे मिलती है, फिर जैसे आगे जाती है तो ये वाली जो नदी है वो इससे आकर के मिलती है, फिर इधर से कोई नदी है वो उससे आकर के मिलती है, फिर वो नीचे जाएगी उससे और नदी कोई आकर के मिलती है, ओके। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाले जो एरियाज देख रहे हैं जहां पर आकर के ये नदियां इनसे मिल रही है, ये वाले एरियाज क्या कहलाते हैं? बेसिन कहलाते हैं या द्रोणी कहलाते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, ठीक है, तो जो जल प्रभावित होता है, बहता है, उस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं या द्रोणी कहते हैं। तो ये वाले जो एरियाज है जहां पर ये नदियां बहती हुई आ रही हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे? अपवाह द्रोणी कहेंगे, ठीक है। जैसे अब इस मानचित्र को आप देखिएगा, ये आपका क्या है? ये पूरी गोदावरी नदी का दिखाया मैंने, ये गोदावरी नदी है, ओके, ये गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी में देखिए ये जैसे पूर्णा रिवर यहाँ पे मिल रही है, ओके, और यहाँ पर ये मंजीरा रिवर जो है वो यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, ये रिवर्स। तो अब ये वाले जो एरियाज हैं जिसमें ये पूरे एरिया में जो बह रही है, ये क्या है? ये द्रोणी है, ये अपवाह द्रोणी है, जिन एरियाज पे आकर के ये कनेक्ट हो जाती है। अब जानते हैं जल विभाजक, या जिसे क्या कहा जाता है? वाटर डिवाइडर। नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। विभाजक का मतलब क्या होता है? बांट देने वाला, जो बांट देता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1917 में, तो विभाजन मतलब बांट दिया, भारत को दो भागों बांट दिया, एक भाग भारत को और एक भाग पाकिस्तान को दे दिया गया। तो जल विभाजक, तो जल को बांटने वाला। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। एक बार आप डायग्राम पे बाद में देखिएगा, पहले वैसे जनरली समझिए क्या होता है। जैसे कि यहां तक ये समतल एरिया है, बिल्कुल प्लेन है, यहां तक ये नदी बहती हुई आ रही है, ये कोई भी जो वाटर बॉडी है वो बहती हुई यहां पर आ रही है। पर अब हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर क्या है कि पहाड़ आ गया या कोई उच्च भूमि आ गई, पठार पहाड़ जो भी, तो क्या हुआ? ये इधर निकल गई और वो उधर निकल गई। तो अब ये क्या हो गया? जो पहाड़ है इसने क्या कर दिया? जल को विभाजित कर दिया, बांट दिया, आधा हिस्सा इधर चला गया और आधा हिस्सा इधर चला गया। जैसे कि अब आप चित्र में देखिए, ये बीच में कोई पहाड़ है तो ये जल विभाजक है, तो धारा ए इधर बहने लगी और धारा बी जो है वो उधर बहने लग गई। तो जल विभाजक क्या होते हैं? कोई या तो पर्वत होगा या कोई उच्च भूमि जो उठी हुई हो, चाहे वो पठार हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, उच्च भूमि है, वो क्या कर देगी? जल की धाराओं को बांट देगी, तो वो क्या कहलाएगा? जल विभाजक कहलाएगा। तो जल विभाजक किसको कहा गया? जो उच्च भूमि है, जो जल को बांट रहा है, उसको क्या कहा गया है? जल विभाजक कहा गया है। यहां तक जो हमारी कॉमन टर्म्स थी जो बार बार में आएंगी, उन कॉमन टर्म्स को हम क्लियर कर चुके हैं, और भी अभी आगे आएंगी, जैसे डेल्टा हो गया है, ठीक है, ऐसी टर्म्स है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं भारत में अपवाह तंत्र। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, हम इसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? रिवर्स के बारे में, या हम कहते हैं नदियों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब बात ये आती है कि सर नदियां तो पूरी दुनिया में बह रही है, हम कहाँ की नदियों के बारे में पढ़ेंगे? तो हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। और भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने शुरुआत से ही प्रकृति की पूजा करी है, और प्रकृति में नदियों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमने गंगा नदी को गंगा नदी नहीं, हम गंगा माँ कहते हैं, ठीक है। तो हमारे मनों में, हमारे दिलों में क्या है? नदियों के, प्रकृति के प्रति हमारे बहुत प्रेम है, हमारे में बहुत सम्मान है नदियों के प्रति। उन्हीं नदियों के बारे में और उनके पूरे सिस्टम के बारे में हमें क्या है यहाँ पर पढ़ना है। बहुत हो गया लोकतंत्र, जनता की व्यवस्था, जनता का सिस्टम पढ़ते हैं। अब आप किसका सिस्टम पढ़ेंगे? नदियों का सिस्टम पढ़ेंगे, नदियों का तंत्र पढ़ेंगे। और जब प्रकृति की व्यवस्था पढ़ते हैं तो वो सभी व्यवस्थाओं से बेहतरीन व्यवस्था होती है, पर जब लोग इस व्यवस्था को चैलेंज करना शुरू करते हैं, प्रकृति को चैलेंज करना शुरू करते हैं, तो फिर क्या है? नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। तो देखिए, जो ये अपवाह तंत्र है भारत का, इसका नियंत्रण कैसे होता है? भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। दो कौन से? एक है हिमालय की नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। अब देखिए, हम भारत के बारे में पूरा जो भारत का भौतिक स्वरूप है वो पूरा पढ़ करके आ चुके हैं।
कुछ नदियां ऐसी हैं जो क्या है हिमालय से बहती हुई आएंगी, और कुछ नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय से बहती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठारों में हमने क्या पढ़ा था, मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ा, और जो दक्कन के पठार है उनके बारे में पढ़ा। इन दक्कन के पठार में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी है, तो या तो हिमालय से या प्रायद्वीप से, इन दो जगहों से ही नदियां बहती हुई हमारे पास आएंगी। तो भू आकृति, जो भौगोलिक आकृति है, उसी के आधार में हमने विभाजन करा है, और उसके आधार पर हमने कितने भागों में विभाजन करा है, दो भागों में, एक हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। अब आपको साफ या नाम से ही पता चल रहा है, दोनों में एक जो मुख्य अंतर है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, वो ये है, हिमालय की नदियां जो हिमालय से बहती हुई आ रही है, जिनका ओरिजिन, जिनका उद्गम, जिनकी शुरुआत कहां से हुई है, हिमालय से हुई है। और प्रायद्वीपीय नदियां जिनकी शुरुआत कहां से हुई है, प्रायद्वीपीय पठारों से हुई है, चाहे वो मध्य उच्च भूमि से हुई हो, और चाहे दक्कन के पठार या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, कहीं से भी हुई हो, वो क्या होंगी, प्रायद्वीपीय नदियां। पर सिर्फ इतना काफी है हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों को समझाने के लिए कि हाँ सर, हिमालय से निकली तो हिमालय की नदियां, और प्रायद्वीपीय नदियां निकली प्रायद्वीप से निकली, इसलिए प्रायद्वीपीय नदियां। इनमें काफी आधारों पर अलग अलग इनमें डिफरेंस, इनमें अंतर है, उन अंतरों को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमालय की नदियों की, और फिर बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों की। हिमालय की नदियां, हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां। अब पहले तो यहां पे समझिए बारहमासी का मतलब क्या होता है। 12 का मतलब 12, और मासी मतलब मास है, और मास का मतलब यहां पर महीना है, मंथ। तो इसका मतलब यह है कि जो हिमालय की अधिकतर नदियां हैं वो बारहमासी नदियां। बारहमासी नदियों का मतलब होता है जो कि कंटिन्यूसली 12 महीने बहती रहेंगी, वो कभी नहीं सूखेंगी, कभी नहीं रुकती है, वो कंटिन्यूसली लगातार 12 महीने बहती रहती है। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, पूरे साल इनमें क्या रहेगा, पानी रहेगा वर्ष भर। क्यों? क्योंकि पूरे 12 महीने हैं, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, बारहमासी नदियां कहा है। इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। अब हमने क्या कहा, ये हिमालय की नदियां। अब आप देखिए, हिमालय तो वैसे पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, ओके, हिमालय तो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही फिर वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लग जाता है, क्या कहा, हिम के पिघलने से जो बर्फ है जब वो पिघलने लग जाता है तो उससे क्या है, पानी आता रहता है। तो अब यहां पर क्या है कि अगर बारिश नहीं भी होती है तो भी क्या होता है, इस हिम से, इस बर्फ के पिघलने से क्या होता है, पानी आता रहता है, कंटिन्यूसली आता रहता है। तो यहां पे बारहमासी क्यों है, एक तो वर्षा से तो पानी प्राप्त होगा ही होगा इन नदियों को, उसके साथ साथ हिमालय से ये बहती हुई आ रही है, तो जो वहां का बर्फ है वो पिघलता है और वो पानी नीचे इन नदियों में आता रहता है। तो इसलिए ये क्या है, बारहमासी नदियां हैं, कंटिन्यूसली 12 महीने मतलब पूरे साल इनमें पानी रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। देखिए, हिमालय की हम मुख्यतः 3 नदियों की चर्चा करेंगे, सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की और गंगा की। हम 3 नदियों की चर्चा करेंगे, इन तीनों का भी पूरा तंत्र है, इन तीनों का पूरा सिस्टम है, इन तीनों के सिस्टम की चर्चा करेंगे। पर अभी इन्होंने क्या कहा, जो हिमालय की 2 मुख्य नदियां हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये पर्वत की श्रृंखला की उत्तरी ओर से बहती हुई आती है, उत्तरी भाग से ये निकलती है। मतलब इनका ओरिजिन कहां होता है, बिल्कुल उत्तर में होता है। अब सभी नदियों का ओरिजिन कहां होता है, उद्गम कहां होता है, शुरुआत कहां होता है, उनका अंत कहां होता है, कौन सी बीच में मिलती है, कौन सी छोड़ देती है, ये सारी बातें अपन आगे जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सिंधु के बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, गंगा के बारे में, तब हम लोग जानेंगे। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्ज का निर्माण किया है। देखिए, गोर्ज अब क्या होते हैं, इन गोर्ज को आप समझिएगा। 2-3 शब्दों को हम लोग पढ़ते हुए आए। एक तो जैसे घाटी, घाटी क्या होता है कि घाटी या तो बिल्कुल ये वी शेप में होती है, ओके, वी शेप में, जैसा, और इसको आप याद रखने का क्या तरीका रख सकते हो, ऐसे, घाटी को इंग्लिश में वैली कहते हैं, तो वी से वैली भी आप ऐसे याद, या तो इस शेप में घाटी होती है, या घाटी कुछ इस शेप में भी घाटी होती है, ओके। पर जो अगर आप गोर्ज देखेंगे ना, तो गोर्ज क्या है, बिल्कुल आपको डाउन में जाकर के बिल्कुल यूं, थोड़ा यूं है, ओके, मतलब एक तरीके से 2 पहाड़ों के बिल्कुल बीच में से कट कर करके वो बह करके आ रही है। तो ये नदियों ने क्या कर दिया है, पर्वतों को काट करके, मतलब ये पर्वत था और इस पर्वत को बिल्कुल काट कर करके बीच में से क्या कर दिया, रास्ता बना दिया है, और यहाँ पे क्या बहने लगी है, नदी है। तो ये जो बीच में से निकल के आई है और ये जो शेप बना है, ये क्या है, गोर्ज है। ये आपकी बुक में भी, बुक की तस्वीर है, तो आप देखिए, इधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, और इसके बीच में से ये क्या है, नदी बहती हुई आ रही है। तो ये वाला जो एरिया जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, गोर्ज है। 2 पहाड़ों के बीच का जो इलाका जहां से नदी बहती हुई आ रही है, उस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गोर्ज कहते हैं, और उनका शेप कुछ इस प्रकार सा का होगा। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इनका रास्ता काफी लंबा होता है, ओके। हिमालय से शुरू होंगी और जहां पे उनकी एंडिंग होगी, अगर जैसे आप सिंधु की बात करेंगे तो सिंधु अरब सागर में जाकर के गिरती है, ब्रह्मपुत्र गंगा की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरेंगी। तो उनका जो सफर है वो क्या है, काफी लंबा सफर होता है, उनका काफी लंबा रास्ता होता है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में
तीव्र अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। अब देखिए, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब जैसे ये हिमालय से बहती हुई आ रही तो इन्होंने क्या कहा, अपने ऊपरी भागों में यहां से जब वो बहेंगी तो एक तो क्या है, ये बिल्कुल स्पीड में आ रही है, और जब स्पीड में आ रही है तो क्या करती है, अपरदन करती है। अपरदन का मतलब क्या होता है, इरोजन। और इरोजन का मतलब ये होता है यहां से जो भी मिट्टी पत्थर कंकड़ होगा उनको अपने साथ बहा करके लेकर के आना। आप क्लास 10th में पढ़ेंगे अपरदन के बारे में, सोइल इरोजन के बारे में। तो अपरदन में क्या है कि मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो अपरदन है। ओके, तो अब वो क्या है, हवा के द्वारा भी जा सकती है, जल के द्वारा भी जा सकती है। तो इसी प्रकार से जब ये नदियां बहती हुई आती है ना, तो ऊपर बहुत तेजी से क्या पत्थर को कंकरों को इनको अपने साथ बहती हुई लेकर के आती है। तो इसीलिए क्या कहा गया है, तीव्र अपरदन कहा गया है, मतलब फास्ट इरोजन करती है, बहुत जल्दी जल्दी ये तोड़ करके वहां से पत्थर को निकाल करके ले आएगी, वो आगे लेकर के आती जाएगी। और उससे क्या होगा, भारी मात्रा में सिल्ट और बालू, ठीक है, कण जो कण है और बालू है उनका क्या होगा, संवहन होगा, मतलब मूवमेंट होगा, उनका मूवमेंट होता है। अब हम लोगों ने चैप्टर 2 में ये बात देखी है कि नदियां यहां से बहती हुई आती है और इन नदियों के बहते आने से यहां क्या हुआ है, मिट्टी का निक्षेप हुआ है, तभी तो ये उत्तरी मैदान बना है, तभी तो उत्तरी मैदान बना है। अब चैप्टर 2 अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं पढ़ा है तो अब आपको नहीं समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो उत्तरी मैदान आपको समझ में आ रहा, तभी अपन लोगों ने चर्चा कर ली थी कि भाई वहां से नदियां बहती हुई आ रही है और नदियों के साथ जो मिट्टी पत्थर कंकर बहते हुए आ रहे हैं उनसे क्या है, वो एक जगह नीचे आकर के इकट्ठा होता जा रहा है, वो मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है, वो क्या है, उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्ग, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। अब ये चित्र आपके दिया हुआ है और जितने भी वहां पे बोल रखा है वो आपको सब यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखा है नदी का स्रोत, सोर्स ऑफ रिवर। यहां से क्या होगा, नदी स्टार्ट हो रही है। ओके, ये बिल्कुल आप मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ का बिल्कुल स्टार्ट है, वहां से स्टार्ट होती है। अब यहां से नदी स्टार्ट होती है और ये क्या बताया, ये जैसे नदी का ऊपरी भाग है, ये ऊपरी भाग है, ये मध्य भाग है और ये नदी का बिल्कुल निचला भाग है, जो लोएस्ट पार्ट होगा जहां पे नदी आकर के नीचे गिर जाएगी वो है। और इस डायग्राम को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे बिल्कुल जाकर के गिर जाएगा, क्योंकि स्लोप ढाल होना जरूरी है ना भाई। ये आप जनरली ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम हमारे घरों में भी कभी मकान बनाते हैं, कमरों में हम ढाल दिलाते हैं, इधर से पानी निकल जाएगा। तो नदियां भी जब बहती हुई ऊपर से आएंगी और नीचे बहती हुई चली जाएंगी, उनका ढाल पता होना जरूरी है। अब क्या हो, एक तो पहली बात तो इन्होंने कहा बाढ़ वाले मैदान। देखिए क्या होता है, जैसे कि पहले कहा, इधर देखिए, जैसे नदी यूं बहती हुई आ रही है, ओके, ये तो उसका मेन एरिया है जहां से वो बहती हुई आ रही है। पर जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत तेज वर्षा हो गई, तो वो अपना एरिया क्या बढ़ा देती है, क्योंकि यहां तक फिर उस एरिया से वो बाहर निकल जाएगी और बाहर भी बहने लगेगी। जैसे कि आप एक नाली का उदाहरण लीजिए, नाली जब तक बारिश नहीं होती नॉर्मल है, वो थोड़ा थोड़ा पानी उस जितनी नाली बना रखी है उस नाली में से बहता हुआ रहता है। पर जैसे बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, उस नाली के बाहर से क्या होता है, सड़कों पे पानी आ जाएगा, कचरा आ जाएगा, गंदगी आ जाएगी, वो बाहर तक बहने लग जाएगी, तो उसका क्षेत्र क्या है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने बात करी। अब इनके शेप्स देखिए, सबसे पहले बात करिए गोखुर झील की बात करते हैं। अब यहां पर आप देखिए नदियां यूं कुछ यूं बहती हुई आ रही है, ओके, नदियां यूं बहती हुई आ रही, पर उसने क्या करा, फिर नदी ने अपना जैसे मान लीजिए बदल दिया, अपना एरिया बदल दिया। अब उसने जब यूं बदला तो ये वाला जो शेप है ना, अभी तक वो यूं बहती हुई थी, पर अब उसने शेप को यूं कर लिया, यहां से चेंज कर दिया, ये वाला अलग ही रह गया। तो ये जो अलग सा शेप बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो शेप आपको दिख रहा है ये क्या है, गोखुर झील है। नदी यूं बहती हुई आ रही थी पर इसको अलग कर दिया और यहाँ पे बहने लग गया, तो ये क्या कहलाएगी, गोखुर झील। ठीक है, तो गोखुर झील आपको समझ में आ गया। विसर्प क्या होता है, सर्प आप सभी जानते हैं, सांप को हम लोग कहते हैं। तो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यूं 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 यूं, तो ये वाला जो है ये इसको क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है वो। और जब फाइनली नदी बिल्कुल अपने एंडिंग पार्ट पर आ जाती है, जब वो गिरती है, तो मुख्यतः वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, डेल्टा का निर्माण। और डेल्टा का मतलब क्या है, एंडिंग में जाकर के वो यूं बट जाएगी, वो यूं बट जाती है और इस शेप में बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा। जैसे कि आप यहां पर देखिए नदियां छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। अब एक बात और देखिएगा, जब नदी मिल रही है, जब छोटी नदियां क्या कर रही है, उसमें मिलती है, बड़ी नदी में मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सरिताएं कहते हैं, या इंग्लिश में हम उसे ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और जब ये आखिरी में आकर डेल्टा के टाइम बढ़ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वितरिकाएं।
ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, बढ़ चुकी है, वितरण हो चुका है उसका, अलग अलग हो चुकी है। तो सरिताएं मतलब जब वो छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी में आकर के मिल रही है, वो सरिताएं हैं। और जब बड़ी नदी फाइनली जब गिरती है और डेल्टा के समय वितरण कर देती है, अलग हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, वितरिकाएं कहते हैं। तो जब एक नदी बहती हुई आती है तो अलग अलग प्रकार की क्या आकृतियां बनाती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा गोखुर झील की बात हमने करी, विसर्प की बात हम लोगों ने करी, डेल्टा की बात हम लोगों ने करी, गोर्ज हम लोगों ने बात कर चुके हैं, गोर्ज की बात कर चुके हैं। तो अलग अलग प्रकार के शेप्स ये बनाती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है, तो मैंने आपको बता दिया डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। कौन सी नदियां कर रही हैं, जो हिमालय से बहती हुई आ रही है वो नदियां क्या कर रही है, डेल्टाओं का निर्माण कर रही है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों की। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। अब वहां पर जो नदियां थी वो कैसी थी, 12 मासी नदियां थी, मतलब साल के 12 महीने तो 12 महीने कंटिन्यूसली बह रही है, ठीक है। पर ये कैसी है, ये मौसमी है, सिर्फ कुछ मौसमों में बहेगी और फिर हो सकता है वो बिल्कुल ही सूख जाए। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा इनका जो प्रवाह है, जो इनका फ्लो है, वो किस पे निर्भर है, वर्षा पे निर्भर है। अगर वर्षा नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, तो उनको पानी नहीं मिलेगा और पानी के बिना वो बहेंगी क्या, ठीक है। पर वहां पे क्या था कि हिमालय की नदियों में अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो उनको क्या है, जो हिम पिघल रहा है, जो बर्फ पिघल रहा है हिमालय से, उससे क्या हो जाती है, वो हिमालय का जो बर्फ पिघल रहा है वो पानी बन जाता है और वो नदियों में बहने लग जाता है। तो वहां पर एक बेनिफिट था हिमालय की नदियों को, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां पर कोई बर्फ नहीं जमा हुआ, वहां कोई हिम नहीं है, तो जिससे कि वो पिघल करके इन नदियों में जुड़ जाए। तो ये क्या होता है, मौसमी है, ठीक है, मौसमी है जिसपे वर्षा पर ही सिर्फ और सिर्फ निर्भर रहता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। तो शुष्क मौसम, बिल्कुल जब सूखा मौसम आ जाएगा तो उसमें जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका भी जल घट करके बिल्कुल क्या हो जाएगा, छोटी छोटी धाराओं में, मतलब छोटे छोटे बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीम्स बन जाएंगे। मतलब एक पूरी जो बड़ी नदी बहती है वैसा नहीं हो पाएगा, वो छोटे छोटे धाराओं में ऐसे बढ़ जाएगी। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। देखिए अब वहां पर हमने क्या कहा कि हिमालय से जो नदियां बहती हुई आ रही है उनका सफर क्या है, लंबा है, वो लंबे रास्ते पे चलती है, ओके। पर यहां पर अगर आप प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे तो इनकी लंबाई क्या है, कम है, इनकी लंबाई कम है, मतलब कम ही सफर करना पड़ता है। और छिछली का मतलब इनकी जो थोड़ी सी डीपनेस है ना वो कम है। अगर आप गहराई देखेंगे, जो हिमालय से बहती हुई नदियां रही उनकी गहराई ज्यादा है और इनकी गहराई कम है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं इनकी गहराई कम है, इनका छिछली यूं है थोड़ा सा, ओके। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। अब कुछ क्या होगा, केंद्रीय उच्चभूमि हमने पढ़ा था मध्य उच्चभूमि के बारे में, मध्य उच्चभूमि के बारे में हम लोग पढ़ करके आए थे। प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो भागों में बांटा था, मध्य उच्चभूमि सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन के पठार या डेक्कन प्लेट्यूज में बांटा था। तो कुछ तो क्या होगा, केंद्रीय उच्चभूमि या मध्य उच्चभूमि से निकलती है और किधर बहेगी, पश्चिम की तरफ बहेगी। तो इस प्रकार से इधर की आकर के, और जो पश्चिम की तरफ बह रही है वो कहां पर आकर के गिरेंगी, अरब सागर में आकर के गिर जाएंगी, ओके। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां हैं वो कहां से निकल रही है, पश्चिमी घाट से निकल रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा था या पर जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट से निकलेंगी और उनका स्लोप फिर कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब घाट है, यह है तो यूं है, जैसे ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है तो इधर से यूं बहती हुई आएगी और किधर जाएंगी, ये पूर्व की तरफ जाएगी और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, ओके। बंगाल की खाड़ी में जाकर के वो गिर जाएंगे। जो मध्य उच्चभूमि से बहकर के आए और पश्चिम की तरफ जा रही है वो अरब सागर में गिरेंगी और जो पूर्व की तरफ जा रही है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है बहकर करके, ओके। अब देखिए हम कुछ नदियों का देख लेते हैं और फिर आगे, जैसे ये नर्मदा नदी है, तापी नदी है, ये क्या है, इधर आएंगी। बाकी आप इधर देखिए महानदी का देख लीजिए, ओके। और बाकी कावेरी का हम आगे देखेंगे। ये सिंधु नदी भी अरब सागर में आएगी, गंगा नदी जा रही है, ब्रह्मपुत्रा, इन सभी नदियों के बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में तो बिल्कुल डीप में और बिल्कुल गहराइयों में एक एक चीजों को हम लोग समझते जाएंगे। पर ये आज का लेक्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारा, क्यों, क्योंकि इसमें आपको कुछ वर्ड्स बताएं, जैसे जल विभाजक हो गया, अपवाह द्रोणी हो गया, ये शब्दों को आप समझ लेंगे ना तो आगे का जो लेक्चर्स है ना उनको समझने में आपको आसानी होगी। जब हम सिंधु का तंत्र पढ़ेंगे, जब हम गंगा का तंत्र पढ़ेंगे, हम ब्रह्मपुत्र का तंत्र पढ़ेंगे, तो आपको ये शब्द परेशान करेंगे, तो ये परेशान नहीं होने चाहिए। तो आज हम लोगों ने गोर्ज के बारे में जाना, हमने डेल्टा के बारे में जाना, हमने विसर्प के बारे में जाना, हमने गोखुर झील के बारे में जाना, अनेक प्रकार की जो आकृतियां बना रही है ये नदियां, उन आकृतियों, उन शेप्स के बारे में जानना है। और सिर्फ कुछ भी नहीं, ये शेप है, आकृतियां हैं, उन आकृतियों के बारे में हमने जान लिया। और अगर आपने जान लिया, इनको समझ लिया, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ओके।
तो पर आज के लिए अपना इतना ही। आपको आज के इस लेक्चर में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।